नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त का साकेत महाकाव्य और साकेत का अंश चित्रकूट में राजसभा नाम से आपकी पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान में संकलित किया गया है। आज हम इसका व्याख्या भाग शुरू कर रहे हैं। बच्चों, आप सभी को राम कथा मालूम है। हम सब राम के जीवन के वृतांत से परिचित हैं और ये जानते हैं कि कैकेयी के वचन को पूरा करने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। सीता जी और लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं और चित्रकूट में जाकर राम पर्णकुटी बनाते हैं। वहीं पर सारे अयोध्यावासी और उसके साथ ही प्रशासनिक तंत्र के लोग, रिश्तेदार और परिवारजन उनसे मिलने के लिए चित्रकूट पर आते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं। यहाँ इस प्रसंग में बच्चों भरत और कैकेयी दो प्रमुख पात्र उभर कर के सामने आए हैं, जिन्होंने बहुत अनुनय विनय की राम से कि वो लौट के घर को चले। तो यहाँ भरत का भ्रातृत्व प्रेम और उसके साथ ही कैकेयी माँ का पश्चाताप बहुत ही सुंदर शब्दों में मार्मिक रूप से मैथिली शरण गुप्त जी ने दर्शाया है। तो शुरू करते हैं हम चित्रकूट में राजसभा। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाते नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुर के थे वे। तदंतर इसके बाद, क्योंकि यह जो अंश लिया है वो कथा प्रवाह से लिया गया है। एक कथा चल रही है, उसके बीच में से यह अंश लिया गया है, इसीलिए तदंतर मतलब उसके बाद। सभा उटज कहते हैं झोपड़ी के आगे बैठी जमी। नीले वितान के तले, वितान का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट रूप से तना हुआ, और यह चूंकि धरती के ऊपर तना हुआ है आकाश, इसीलिए आकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो नीले वितान के तले दीप बहु जागे, बहुत सारे दीपक जाग रहे थे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मानवीकरण है और यह आपको स्थान स्थान पर मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय अलंकार है और यहाँ पर बहुत सारे दीपक जाग रहे हैं, मतलब जागृत अवस्था में हैं। अभी दीपक किसको कहा गया है आगे देखिए। टकटकी लगाते नयन सुरों के थे वे, नयन आँखें, टकटकी लगाकर देखती हुई आँखें किसकी हैं? सुरों की, देवताओं की, जो आकाश से क्या परिणाम आने वाला है इसके लिए उत्सुक हैं और टकटकी लगाकर देख रहे हैं। भयातुर भी हैं, भय से व्याकुल है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या परिणाम आने वाला है। तो ये जो नयन थे वो दीपक की तरह जगमगा रहे थे आसमान में, और ये मानो ये टिमटिमाते हुए नक्षत्र तारे, यह देवताओं के नयन थे, उनकी आँखें थीं। परिणामोत्सुक उन भयातुर के थे वे, उत्फुल्ल करौंदे कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। कथा चल रही है और वातावरण का अंकन किया है यहाँ पर कवि ने कि करौंदे के कुंज थे वहाँ पर, और जैसे ही वायु
बह रही है उनसे टकरा करके, तो ऐसा लगता है मानो वो उत्फुल्ल हैं, हिल रहे हैं, खुशी से हिल रहे हैं। और सबको, सभी को यह वायु जो बह रही थी धीरे धीरे, रह रहकर मतलब धीरे धीरे, धीमी गति से बह रही थी, वो सभी को पुलक पूर्ण मह मह कर, महक करके, मह मह कर मतलब महक महक करके, यह वायु जो थी वो शांत गति से बह रही थी। और इसके साथ ही चूंकि करौंदी के कुंज से टकरा कर के आ रही थी, तो महक रही थी, उससे खुशबू आ रही थी, सुगंधित वायु सभी में पुलक भर रही थी। सभी उस समय पुलकित महसूस कर रहे थे। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। अब यहाँ पर हम बच्चों जानते हैं राम के आगे हम चंद्र लगाते हैं, रामचंद्र। तो रामचंद्र का जो व्यक्तित्व है वो इतना आलोकित है कि चारों तरफ ऐसा लगता है मानो चंद्रलोक है। और उस चंद्रलोक में भी उतनी चांदनी नहीं होगी जैसी अभी वर्तमान में रामचंद्र के वहाँ उस सभा में विराजमान होने से हो रही है। और क्या कहते हैं राम, अचानक से राम का स्वर गूंजता है, सारी सभा निस्तब्ध बैठी हुई है, चुपचाप शांति है सभी तरफ। इवन वायु भी जो चल रही है उसकी भी आवाज़ कानों में आ रही है, लेकिन सभी चुप है, शांत है। तो उसी समय राम का स्वर सबको सुनाई देता है। क्या कहते हैं राम कि हे भरत भद्र, हे भद्र भरत, है सज्जन, सत्पुरुष के लिए कहा जाता है भद्र। तो हे सत्पुरुष भरत, अब अपना अभीप्सित बताओ। अभीप्सित मतलब तुम्हें क्या चाहिए, क्या इच्छा है तुम्हारी, जो तुम यहाँ पर चित्रकूट में मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो वो अभिप्राय अपना मुझसे कहो। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम अभिव्यक्ति पक्ष की बात करते हैं इन पंक्तियों में, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कवि ने किया है। और हमने देखा था परिचय में कि मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली को काव्य पद पर आसीन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यहाँ साकेत तो पूरा का पूरा खड़ी बोली में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर भाषा खड़ी बोली हिंदी है और इसके साथ ही बहुत सारे अलंकार हमें इन पंक्तियों में दिखाई दे रहे हैं। जैसे उपमा अलंकार का बड़ा ही आकर्षक प्रयोग किया गया है शुरुआती पंक्तियों में, और इसके साथ ही रह रह कर, मह मह कर, करौंदी कुंज, इन सब में आनुप्रासिक सौंदर्य दिखाई देता है। और प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, जैसी यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तो उपमा और अनुप्रास का, और इसके साथ ही हमने देखा था मानवीकरण भी दीप बहु जागे में। तो ये सारी अलंकार यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों को सुशोभित कर रहे हैं। आगे देखिए, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जैसे ही राम बोले, सारी सभा उटज के आगे बैठी है चित्रकूट में, और वहाँ पर सब शांत हैं, बिल्कुल चुप हैं। और अचानक से जब राम बोलते हैं तो ये एक पंक्ति छूट गई है बेटा, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। यहाँ पर गिरा कहते हैं वाणी को, गंभीर वाणी में, निर्निधि जैसी, निर्निधि कहते हैं समुद्र को। समुद्र जब गर्जना करता है तो जो गंभीर आवाज़ वहाँ पर आती है, वैसी ही ध्वनि आई जब प्रभु बोले, प्रभु श्री राम बोले। तो सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। ऐसा लग रहा था सब नींद में बैठे हैं, मानो उनके सामने एक सपना चल रहा है। और जैसे ही प्रभु राम बोले तो सबको लगा मानो उनका सपना भंग हो गया, और सब सजग होकर देखने लगे। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। यहाँ पर बच्चों यह संवाद है भरत का, क्योंकि जब प्रश्न पूछा गया राम के द्वारा भरत से
कि हे भरतभद्र, तुम्हारा यहाँ आने का अभिप्राय क्या है, क्यों, किस इच्छा को लेकर के तुम आए हो। तब भरत कहता है कि हे आर्य, आर्य यहाँ पर संबोधन है राम को। तो अब भी भरत का कोई इच्छा रह सकती है, मतलब वो अब भी बाकी रह सकती है, क्योंकि उसे तो मिल गया अकंटक राज्य, कंटक रहित राज्य उसे जब मिल गया है, तब भी क्या उसकी कोई इच्छा बाकी रह गई है। यहाँ पर व्यंग्य है, व्यंजना शब्द शक्ति प्रधान है। यहाँ पर ये शब्द जो हैं भरत के, वो व्यंग्य वाणी में बोले गए हैं। हम सब जानते हैं बच्चों, राम कथा हमने पढ़ी है कि भरत ने राज्य नहीं चाहा था। वो तो ननिहाल गए हुए थे और पीछे से उनकी माँ कैकई ने अपने पुत्र भरत के लिए निष्कंटक राज्य की चाहना करते हुए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। राम ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्हीं को राजा बनना था, लेकिन कैकई ने अपने पुत्र मोह के कारण यह सब कुछ किया था। भरत इन सब चीज़ों से परिचित नहीं थे और जब ननिहाल से लौटकर आते हैं भरत, तब उन्हें पता लगता है कि ये सब कुछ उनके जीवन में उनके लिए घटित हो चुका है। तो न तो इस घटना से वो परिचित थे और न ही वो यह चाहते थे। लेकिन फिर जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो वो चित्रकूट में राम से अनुनय करने के लिए आते हैं कि जो गलती हुई उसे क्षमा कर आप फिर से शासन व्यवस्था संभाले। तो यह जो कथा का प्रवाह है वो निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहेगा। इस व्याख्या अंश को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, आपने अब तक पुस्तकें खरीद ली होगी। जब आप वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो पुस्तक साथ में लेकर बैठें और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कोई टिप्पणी, कोई शब्द का अर्थ लिखना है, तो उसके साथ ही साथ आप अपनी पुस्तक में लिखते रहें। अपनी उत्तर पुस्तिका भी लेकर बैठ सकते हैं और जहाँ कहीं कोई महत्वपूर्ण बात आपको लगती है उसे आप नोट कर लें। आगे का अंश हम अगली व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।